नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक रिसाइक्लिंग कंपनी की, चेन्नई बेस्ड रिसाइक्लिंग कंपनी की। कंपनी का नाम है जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग। और ये जो कंपनीज हैं रिसाइक्लिंग कंपनीज, इनके बारे में हमने पहले भी कई वीडियोस बनाए हुए हैं और वो सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप चाहें तो ये जो कंपनी है इसका कंपैरिजन अन्य कंपनीज के साथ भी कर सकते हैं। तो कहने की बात ये है कि जो इन जो शेयर्स हैं रिसाइक्लिंग कंपनीज के, ये 1 से 1.5 साल से काफ़ी तेज़ी में है, काफ़ी चर्चा में है। उसका कारण ये है कि जो मेटल की प्राइसेस हैं विश्व भर में, वो तेजी से बढ़ रही हैं और इसके कारण जो फ्रेश मेटल होता है, जो प्राइमरी मेटल होता है, उसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो सेकेंडरी मटेरियल है, यानी कि जो रिसाइकलिंग के साथ से प्राप्त जो मटेरियल होता है उसको सेकेंडरी मटेरियल बोलते हैं। तो उसके साथ साथ ही सेकेंडरी जो मटेरियल है, सेकेंडरी जो मेटल है, उसकी भी डिमांड काफ़ी बड़ी है और इसके साथ ही साथ इन सारी कंपनीज के शेयर्स के प्राइसेस भी बढ़े हैं, क्योंकि इन कंपनीज की प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि ये जो जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग है, ये एग्जैक्टली क्या करती है, क्या इसका बिजनेस मॉडल है, किस तरह की ये कंपनी है, किस तरीके के अभी जो रिजल्ट आए इसके Q4 के वो किस तरीके से रहे, क्या इसमें रिस्क है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है। तो ये सारी बातें करेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें देवरिया उत्तर प्रदेश से हेमंत शाह साहब से प्राप्त हुआ है। तो पहले जान लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। तो ये कंपनी का इतिहास बहुत ही पुराना है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड के रूप में तो ये 2022 में कन्वर्ट हुई, लेकिन 1953 से ये जो कंपनी है, जो मूल स्वरूप में स्थापित हुई, वो एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में स्थापित हुई और तब से ये जो इनके जो प्रमोटर हैं वो इस बिजनेस में है, या ये जो फैमिली है जैन फैमिली, ये इस बिजनेस में है। तो 1953 में, जैसे मैंने बताया, इस कंपनी की एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में स्थापना हुई। उसके बाद 2022 में ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कन्वर्ट हुई और 2025 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। और तभी इसका पिछले साल एक आईपीओ आया। आईपीओ की जो प्राइस थी 232 रुपये थी और ये जो कंपनी है एनएससी बीएससी में दोनों जगह ये लिस्टेड है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की। तो देखिए, बिजनेस तो बहुत ही सिंपल है। ये क्या करते हैं, ये मेटल स्क्रैप, पहली बात ये मेटल में डील करते हैं, मोस्टली मेटल में डील करते हैं। तो मेटल का स्क्रैप जो होता है ना, पुराने टायर हुए, पुराने कोई पाइप्स हुए लोहे के, पुरानी बैटरीज हुई, तो उनको जो कबाड़ जिसको बोलते हैं, तो वो ये इकट्ठा करते हैं, उसको अपने यहाँ फैसिलिटी में यानी फैक्ट्री में पहले उसको सेग्रीगेट करते हैं। तो वहाँ सेग्रीगेशन करने के बाद वो जो मेटल निकलता है उसको ये अपनी फैसिलिटी में लाते हैं, वहाँ इसको ये गलाते हैं, गला के उसको रिफाइन करते हैं और रिफाइन करने के बाद ये अपने डिफरेंट जो ग्राहक हैं इनको बेच देते हैं। तो सिंपल तरीके से अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये इनका संक्षेप में बिजनेस मॉडल है, लेकिन इसको एक एक स्टेप पर समझते हैं कि सोर्सिंग ये कहाँ से करते हैं, रिसाइकलिंग ये किस प्रकार करते हैं और किस तरीके इनके प्लांट जो हैं वो रिसाइकलिंग के लिए किस इनकी जो लोकेशन है प्लांट की, जो जहाँ ये रिसाइकलिंग करते हैं वो किस तरीके से उनका एक लोकेशनल एडवांटेज है। तो पहले बात करते हैं सोर्सिंग की। तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए किसी को रिफाइन करने के लिए, कोई स्क्रैप को रिफाइन करने के लिए, तो जो मेटल स्क्रैप होता है वो इनका रॉ मटेरियल होता है। और ये रॉ मटेरियल जो सोर्स करते हैं ये पूरे विश्व से सोर्स करते हैं, 140 से ज़्यादा देशों से ये सोर्स करते हैं और इनके 400 से ज़्यादा सप्लायर्स हैं। अब सप्लायर्स का मतलब ये जहाँ से इनका एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप चीज़ है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मतलब बात ये ऑन डिमांड, ये कहते हैं हमें इतना स्क्रैप चाहिए, तो वो जो स्क्रैप डीलर है ना, वो इनको, जो इनके 400 से ज़्यादा सप्लायर्स हैं, वो इनको ये स्क्रैप भेज देते हैं। तो इस प्रकार से स्क्रैप डीलर से माल लेते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ से ये माल लेते हैं। इसके अलावा ई वेस्ट सप्लायर, जो कबाड़ी जिनको बोलते हैं, वहाँ से ये अपना स्क्रैप इकट्ठा करते हैं। 44 से 44% जो इनका सोर्सिंग होती है वो भारत से होती है और 56% जो सोर्सिंग इनकी होती है वो भारत से होती है, भारत के बाहर से होती है। यानी 56% ये इम्पोर्ट करते हैं मेटल स्क्रैप को। और इस 56% में से जो 30% स्क्रैप है ये यूएसए से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये मलेशिया, कुवैत और ब्राज़ील, यहाँ से भी ये स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं। अब आपने स्क्रैप जो है ना इकट्ठा कर लिया। अब स्क्रैप की जो क्वांटिटी होती है ना, बल्क जो होता है, साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसको एक बार सेग्रीगेट करना पड़ता है, अलग अलग हिस्सों में उसको अलग अलग
तरीके से उसको तोड़ना पड़ता है, मतलब लेड का माल अलग, कॉपर का माल अलग, और उसके अलावा प्लास्टिक अलग, ये सारी चीज़ें अलग करनी पड़ती है। तो सेग्रीगेशन, पहली बात तो ये कि बल्क जो होता है स्क्रैप का वो बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरी बात ये है कि उनको सेग्रीगेशन करना पड़ता है। तो सेग्रीगेशन के लिए इनकी एक होसूर कर्नाटका में एक फैसिलिटी है, और ये जो जितना भी स्क्रैप आता है वो इनकी सिप पोर्ट फैसिलिटी है चेन्नई से। सिप पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया एक चेन्नई में जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर इनकी रिसाइकलिंग की फैसिलिटी है। तो देखिए क्या है कि वो जो सिप पोर्ट है ना, वो दो पोर्ट्स के पास ये स्थित है। तो चूंकि जैसे मैंने बताया स्क्रैप का बल्क, मतलब स्क्रैप जो होता है उसका साइज, उसका जो जो जिस क्वांटिटी में आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अनवील्डी होता है, पैकिंग उसकी संभव नहीं होती। तो इसके लिए क्या है, सबसे अच्छा उसका ट्रांसपोर्टेशन का तरीका जो होता है ना, वो होता है शिप्स के थ्रू। तो ये चूंकि इनकी फैसिलिटी है शिपपोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया में चेन्नई में, और चेन्नई वहाँ पर दो पोर्ट्स भी हैं शिपपोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास, तो वहाँ इनकी एक लोकेशनल एडवांटेज है कि शिप्स के थ्रू वो माल एक जगह से इनकी शिपपोर्ट फैसिलिटी तक आ सकता है और वहाँ से रिसाइकल होकर जा भी सकता है। तो ये इनकी फैसिलिटी का एक लोकेशनल एडवांटेज है। तो 3 इनकी रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ है वहाँ पर, और 1.7 लाख टन पर एनएम की इनकी कैपेसिटी है। अब ये कौन से मेटल्स में डील करते हैं, तो देखिए ये नॉन फेरस मेटल्स में डील करते हैं। नॉन फेरस मेटल का मतलब ये, फेरस का मतलब ये आयरन से रिलेटेड। तो आयरन जो होता है ना उसमें ये डील नहीं करते, क्योंकि आयरन जो है ना वो लो वैल्यू आइटम होता है। तो ये जो डील करते हैं नॉन फेरस मेटल, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लेड है, इनमें मेजरली डील करते हैं। कॉपर से जो इनका रेवेन्यू आता है वो लगभग 52% आता है, एल्यूमिनियम से इनका जो रेवेन्यू आता है लगभग 4% आता है, और जो लेड से इनका रेवेन्यू आता है वो 43% आता है। तो कॉपर और लेड जो है ये बेसिकली इनके मेजर रेवेन्यू अर्नर्स हैं। इसके अलावा लगभग 1% के आसपास इनका एंटीमनी एक मेटल होता है, और इसके अलावा टिन और प्लास्टिक, तो यहाँ इनकी रिसाइकलिंग से भी आता है। और ये जो टिन जो होता है ये बेसिकली जो लेड एसिड बैटरी के को रिसाइकिल करते हैं तो वहाँ से एक बाई प्रोडक्ट मिलता है। बाई प्रोडक्ट का मतलब ये, जब लेड की रिफाइनिंग करते हैं तो साथ ही साथ टिन भी निकलता है, तो वो ये अलग से बेच देते हैं। तो 1.7 लाख टन पर एनएम की इनकी टोटल कैपेसिटी है, ये एल्यूमिनियम, कॉपर और लेड की रिसाइकलिंग की। अब आपने एक बार इनको रिसाइकिल कर दिया, फिर इसको ये क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, बहुत अच्छी प्योरिटी का रिफाइन करते हैं, और ये इनका जो मेटल है जो जिस शेप में डालते हैं उसको बोलते हैं इनगट। इनगट मतलब आप ये समझ लीजिए एक रॉड टाइप चीज़ है, तो आप वो उस शेप में डालकर इन्होंने अपने प्रोडक्ट को नाम देकर उसकी ब्रांडिंग करके एलएमई में उसको एक तरीके से वहाँ से सर्टिफाई कराया है। अब ये एलएमई में जो सर्टिफिकेशन होता है इसका क्या पर्पस होता है, देखिए एलएमई में जब सर्टिफिकेशन, एलएमई इनके प्रोडक्ट को जब कोई सर्टिफिकेशन देती है, किसी भी रिसाइकलर के किसी प्रोडक्ट को जब कोई सर्टिफिकेशन देती है, तो वो एक तरीके से ये होती है कि एक गारंटी है उस कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में और साथ ही साथ प्योरिटी के बारे में। जैसे हॉलमार्क जो होता है ना, भारत तो सरकार जो हॉलमार्क देती है, ये क्या कहती है भाई, सोने में अगर हॉलमार्क लगा हुआ है तो सर्टेन क्वांटिटी, सर्टेन प्योरिटी की गारंटी है और क्वालिटी की भी गारंटी है। तो इस तरीके से जो एलएमई में इनके प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं, तो उससे ये होता है कि जो इनसे माल खरीदता है उसको ये गारंटी होती है भाई माल जो है ना वो जेन्युइन है और हाई ग्रेड माल है। तो अब इनके कस्टमर्स की बात करें तो देखिए कस्टमर कौन होते हैं, मेजरली जो एल्यूमिनियम है, लेड है और जो कॉपर है, उसके जो मेजर कस्टमर्स होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, वो तो या तो केबल कंपनीज होती हैं, या ऑटोमोबाइल कंपनीज होती हैं, या बैटरी मेकर्स होते हैं, या किसी अन्य इंडस्ट्री में काम आती है। तो इंडस्ट्रियल बेसिकली यूज इन सब चीज़ों का होता है। तो इनके जो कस्टमर्स हैं तो वो 30% जो रेवेन्यू टोटल आता है वो इंडिया से आता है, और 30 लगभग 70% जो रेवेन्यू आता है वो भारत के बाहर से आता है। इसमें से 32% जो रेवेन्यू आता है वो सिंगापुर से आता है एक्सपोर्ट के मामले में, और 28% जो है वो चाइना से आता है। तो टोटल इनके 300 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, और 88% जो रेवेन्यू है वो रिपीट कस्टमर्स से आता है, मतलब बंधे बंधाए ग्राहक हैं। 88% जो रेवेन्यू है वो रिपीट कस्टमर से आता है। तो कस्टमर्स की अगर बात करें तो वेदांता, हिंडाल्को, निसान, ल्यूमिनस, अपार इंडस्ट्रीज, आर काबेल, हमारा राजा बैटरीज, मित्सुबिशी और कई ऐसी अन्य भी जो इंटरनेशनल कंपनीज भी इनकी क्लाइंट्स हैं।
फिर क्या हुआ देखिए, जो बिजनेस का जो नेचर है ना, वो एक तरीके से बड़ा वॉलेटाइल है। भाई आपने क्या किया, आपको एक ऑर्डर मिला कि भाई मुझे जो है ना किसी पर्टिकुलर कंपनी से, जैसे मान लिया आर काबिल से आपको कॉपर के लिए ऑर्डर मिला कि भाई मुझे इतना किलो माल या इतना टन माल मुझे कॉपर चाहिए। अब आपने क्या किया, मेटल स्क्रैप को आपने खरीद लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने उसको रिसाइकिल करने लगे। अब हुआ ये कि जब आपने मेटल स्क्रैप खरीदा, और उससे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था आर काबिल वाले से, तो वह क्या, आर काबिल से मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रेट में किया, और आपने जिस रेट में स्क्रैप खरीदा, उस ड्यूरेशन में अगर स्क्रैप की कीमत बढ़ गई तो इनको नुकसान होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये बड़ा ही बड़ा ही रिस्की टाइप का बिजनेस है। बहुत ही ज़्यादा प्राइस की वॉलेटिलिटी होती है कि भाई आपने जिसको माल बेचा और जिस रेट में आपने उस स्क्रैप को खरीदा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले हो जाता है कि भाई इतना माल मेरे को सप्लाई करना है, लेकिन जब आपका रॉ मटेरियल की प्राइस अगर उस ड्यूरेशन में बढ़ गई तो फिर उसको आप हेज कैसे करेंगे, तो वो एक रिस्क है। तो ये क्या करते हैं, जब इनको कोई ऑर्डर मिलता है तो ये लंदन मेटल एक्सचेंज में अपनी जो प्राइस है उसको हेज करते हैं, और इसी प्रकार से उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कर देते हैं जब ये सप्लाई करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट है हेजिंग के बारे में, मतलब किस प्रकार से फ्यूचर्स में डील होता है। जैसे अपने नॉर्मल स्टॉक्स में फ्यूचर्स ऑप्शंस में डीलिंग होती है, उसी तरीके से ये लंदन मेटल एक्सचेंज में अपनी पोजीशन जो होती है वो हेज करते हैं फ्यूचर्स के थ्रू, और अपना जो मार्जिन है और अपनी जो प्राइस है वो प्रोटेक्ट करते हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ की बात करूं, देखिए बड़ी एक्सपीरियंस प्रमोटर है, सालों से काम कर रहे हैं, 1953 से ये काम कर रहे हैं। हालांकि जो रिसाइकलिंग का बिजनेस है ना, वो अब ज़्यादा पॉपुलर हुआ है अभी पिछले 3-4 सालों में। तो ये पहली चीज़ तो ये कि इनके एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं। फिर दूसरी बात ये, जो जैसे जैसे प्राइसिंग बढ़ती है इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जैसे जैसे प्राइसिंग बढ़ती है इंटरनेशनल मार्केट्स में, वैसे वैसे जो फ्रेश मेटल की माइनिंग जो होती है ना, जो फ्रेश मेटल की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, वो बढ़ती रहती है, वो ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो रिसाइकलिंग कंपनीज जो होती है ना, उनकी जो उनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ती है। तीसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है ना, उस भारत सरकार का ज़बरदस्त पुश है मेटल रिसाइकलिंग के ऊपर, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बचे। फिर जो कई कंपनीज हैं वो ये जो बायर कंपनीज हैं जो एक्चुअली इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती हैं, तो वो एक्चुअली ये चाहती हैं कि एक ग्रीनर चैनल हो। ग्रीनर चैनल का मतलब ये है कि जब आप माइनिंग करते हैं तो वहाँ पर एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान होता है कंपेयर टू ये रिसाइकलिंग वाले मटेरियल से, क्योंकि ये तो सिर्फ पॉल्यूशन ही करती है, लेकिन माइनिंग वाले जो होता है, माइनिंग वाला जो सिस्टम होता है, जो फ्रेश माइनिंग जब होती है तो वहाँ पे एनवायरनमेंट को कई मल्टीपल एंगल से नुकसान होता है। तो कई कंपनीज जो होती हैं, बायर कंपनीज, वो ये चाहती हैं कि भाई हमें जो है ना रिसाइकल मेटल चाहिए, ताकि हम अर्थ को, हम हमारे चैनल्स जो ना, सप्लाई चैनल जो हमारे हों वो ग्रीनर हों। फिर उसके बाद वेस्ट रिडक्शन जो है वो इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है उसका एक सर्टेन एडवांटेज ही है। अब इस कंपनी की वीकनेस की बात करें तो देखिए सबसे पहली वीकनेस तो ये है कि ये जो बड़ा डाइसी सा काम है, कमोडिटी वाला बिजनेस है, तो आपको बड़ी तलवार की बहुत ही पैनी धार के ऊपर चलना पड़ता है। कमोडिटी प्राइस एक तरफ जो कमोडिटी प्राइस जो होती है वो बड़ी वॉलेटाइल होती है। एक तरफ तो आपका जो सप्लायर है उससे आपकी प्राइस फिक्स हो गई, लेकिन जब आप मेटल खरीदने जाएंगे, स्क्रैप खरीदने जाएंगे, तो क्या प्राइस पे आएगा वो सर्टेन नहीं होती। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जो एनवायरमेंटल रेगुलेशन है ना, वो कब चेंज हो जाए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री होती है रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बड़ी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है। हालांकि ये भी बात सही है कि जितना पॉल्यूशन या जितना अर्थ को नुकसान माइनिंग इंडस्ट्री पहुंचाती है, उससे कंपैरेटिवली कम नुकसान इस तरह की इंडस्ट्री से पहुंचता है। फिर भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तीसरी चीज़ ये, इंटेंस कॉम्पिटिशन है, बहुत सारी कंपनीज ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में आ गई है। स्क्रैप में भी कंपटीशन है, तो स्क्रैप में जब आपको रॉ मटेरियल आपका स्क्रैप है तो उसको खरीदने के लिए जब आप जाएंगे तो इतने सारे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज प्लेयर के कंपटीशन में आपको एक तो रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा। दूसरी बात ये कि जब आप उसको बेचने जाएंगे, जब फिनिश करके या रिसाइकिल करके जब मेटल को बेचने जाएंगे, तो वहां पर भी कंपटीशन है। तो बेसिकली हाई इंटेंसली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, अब बन चुकी है फिलहाल, और इसके कारण इसमें मार्जिन प्रेशर रहता है। और यही मार्जिन प्रेशर इनको देखना पड़ा है। क्वार्टर 4 जो मार्च 2026 के इनके रिजल्ट्स आए और रिसेंटली जो आए, वहां पर इन्होंने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू क्लॉक किया, यानी कि
रेवेन्यू जो है वो हाई अपनी हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर किया, लेकिन जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पिछले 4 क्वार्टर के एवरेज से 22% डाउन हो गया, और इसी के कारण एक वर्टिकल जो है डाउनवर्ड मूव दिखाया इस शेयर ने अभी रिसेंटली। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओई काफ़ी अच्छी 31% की, लेकिन डेट टू इक्विटी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। हर 100 रुपये की इक्विटी पर 82 रुपये का इनका कर्जा है, और पीई जो है अभी बहुत तेज़ी से इसमें जो डाउनफॉल आया उसके बाद इसमें इसका जो पीई है वो घटकर 45 रह गया, लेकिन फिलहाल भी काफ़ी एलिवेटेड है। अब पिछले 12 महीनों की बात करें, क्योंकि पिछले साल ही लिस्ट हुआ है ये, तो 34% से इनका इनकी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, और जो प्रॉफिट है वो 59% इंक्रीज हुआ है। प्रमोटर के पास 74% है, एफआईआई के पास 3% है, डीआईआई के पास 10% है, और पब्लिक के पास 13% है। तो अगर वीडियो को समराइज करूं तो देखिए, ये बहुत ही इंटेंस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रिसाइकलिंग कंपनीज काम कर रही है। रिसाइकलिंग कंपनीज को देखने का नज़रिया या उन पे विचार करने का जो टाइम था वो आज से साल 1.5 साल पहले था। अब रिसाइकलिंग कंपनीज 5, 6, 7 गुना हो चुकी हैं, और ये भी बात है कि ये जो जितनी भी इनकी अच्छाइयाँ हैं वो इनके प्राइस में समाहित हो चुकी हैं, और अगर इनमें कुछ भी ऊंच नीच हुई, जैसे इस अभी जो मार्च 2026 वाले क्वार्टर में जो इस जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग के रिजल्ट आए, तो उसमें जिस प्रकार से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका पिछले 4 क्वार्टर के एवरेज से 22% डाउन हुआ, तो वहाँ पर जिस तरह से मार्केट ने रिएक्शन दिखाया, उसी तरह का रिएक्शन जो है वो आगे आने वाले समय में कोई और कंपनी भी दिखा सकती है, चाहे वो जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग हो या कोई और कंपनी। और दूसरी बात ये, एलिवेटेड इनका पीई है, 45-50 का इनका पीई है, जो कमोडिटी कंपनीज में जहाँ मार्जिन प्रेशर रहता है, जहाँ जो प्राइस है वो कह नहीं सकते कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस आखिर क्या होने वाली है। तो ये जितने भी शेयर्स हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छाई जितनी भी है वो सारी समाहित हो चुकी है, और ये जो शेयर हैं जब कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन आए तभी इन पे विचार करने के लिए कोई कोई इरादा आप रखें, और हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कोई खरीदने या बेचने का निर्णय लें। मेरी इस शेयर में या अन्य शेयरों में कोई खरीद या बेचने की राय नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।